देखो एलिमिनेशन हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक में E1 टाइप है। यहाँ पे दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं एलिमिनेशन के। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर दिया हुआ है। तो अब आपको देखना है E1 टाइप मैकेनिज्म में क्या होगा। नाम से ही क्लियर है E1, ये 1 किसको डिनोट कर रहा होगा, यूनिमॉलिक्यूलर को, और E1 मीन्स व्हाट, एलिमिनेशन। और दूसरा चीज़ कि ये SN1 से रिलेटेड है, मतलब उससे अगर तुम इसको कंपेयर कर सकते हो तो तुमको बेनिफिट मिलेगा। चले देखिए इसमें होता क्या, SN1 में क्या होता था, बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना अलग अलग होता था। तो यहाँ भी वही होगा, इस रिएक्शन में भी बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना अलग अलग होगा, मतलब 2 स्टेप्स में होंगे, पहले बॉन्ड टूटेंगे फिर नया बॉन्ड बनेगा। और SN1 की ही तरह यहाँ भी है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो C है और X है, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो C और X में जो है बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और ये पोलर बॉन्ड है क्योंकि X का इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ज़्यादा है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को X तो ऑटोमेटिकली खींचेगा अपने तरफ। तो यहाँ जो बॉन्ड का फ्यूजन होगा, ये जो बॉन्ड टूटेगा वो हेट्रोलैटिक फ्यूजन की तरह होगा, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटली शिफ्ट कर जाएगा X पे। जब बॉन्ड टूटेगा तो X माइनस बनेंगे, और कार्बन का चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा तो इसलिए कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे X माइनस बाहर हो गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। और जैसे हमने देखा, बोला कि सर यहाँ तो कार्बोकेटाइन बना, और सेम चीज़ कहाँ हो रहा था, SN1 में भी। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, पहला स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटना स्लो स्टेप, ठीक है। और कार्बोकेटाइन में यहाँ हमने रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है, तो वो स्पेशल एबिलिटी है कार्बोकेटाइन की। जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है तो ये दिमाग में रखना पड़ता है कि कार्बोकेटाइन अगर बना है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। चलिए दूसरा स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये देखो SN1 में ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, ये SN1 में भी यही होता है, सेम टाइप, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों जगह सिमिलर डिफरेंस है, वहाँ अलग चीज़ है और यहाँ पे अलग चीज़ है। तो अंतर सेकंड स्टेप में E1 में और SN1 में डिफरेंस कहाँ है, सेकंड स्टेप में। बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ क्या होगा, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन का, तो ये अल्फा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है। ये वाला जो है ना, अगर हम यहाँ से H+ को खींच लें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा और H+ बाहर हो जाएगा। तो H+ को बाहर करने के लिए क्या करोगे तुम, क्या चाहिए तुमको, बेस चाहिए। बेस क्या करता है, एक्सेप्टर ऑफ H+, ये H+ को क्या करेगा, हंट करेगा, यानी इसको पिक कर लेगा H+ को। तो यहाँ हमने बिग बेस रखा हुआ है जो रिएजेंट की तरह भी काम करता है, यानी बिग बेस ही हमारा यहाँ पे रिएजेंट बनेगा। और वीक बेस ही क्यों लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लेंगे, जो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, तुरंत अपने तरफ जो है खींच लेगा H+ को, और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे वीक बेस क्यों रखा गया ये हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझो कि वीक बेस यहाँ आएगा और ये फास्ट रिएक्शन होगा उसके कंपैरिजन में, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, ये 2 स्टेप हो गया, एल्कीन बन गया हमारा। क्या बाहर हुआ वहाँ से, देखो इस कार्बन से तुम्हारा X बाहर निकला यहाँ से, और यहाँ वाला कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ से X निकला था, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत है नहीं, एल्कीन बन गया। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को कि ये जो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या है, स्लो है, ठीक है, स्लो स्टेप होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग ही हमारा स्लो स्टेप है, पहला स्टेप। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के, यानी पहला स्टेप जो है बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर वो ज़्यादा हो, फास्टली हो, तो रेट का, रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलो इसको थोड़ा इस तरह से देखते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा हो, किसी भी बॉन्ड का अगर टूटना बहुत ही फास्टली हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तब तो हम थोड़ा भी एनर्जी दे रहे हैं तो बॉन्ड टूट जा रहा है। और अगर बॉन्ड एनर्जी कम होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो बॉन्ड टूटने से कार्बोकेटाइन बना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तब ना बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम से हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, तो वो काम हम सीधी सी बात है क्या करेंगे, फास्टली करेंगे, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी मिलने वाला है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होगी, और रेट तो ज़्यादा होगा ही क्योंकि बॉन्ड जल्दी जल्दी टूट रहा है। तो रेट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बीच कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है हमको, डायरेक्टली। तो याद रखो, और यही चीज़ SN1 में भी है, वहाँ भी SN1 का भी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। जिसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये बात तय है। तो इसमें तुम्हें कोई ज़्यादा
स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। 10 रेट ऑर्डर क्या होगा भाई, बताइए किस अल्काइल हैलाइड का रेट ज़्यादा होगा, 3 डिग्री का, क्योंकि उसके कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्लियर है? तो याद रखना E1 में रेट का ऑर्डर वही है जो SN1 में है। SN1 और E1 में जो मेनली डिफरेंस है वो कहाँ दिख रहा है हमको, सेकेंड स्टेप में, जहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसको भी हम लेंगे, क्लियर करेंगे उस चीज़ को। अब चलिए अगला चीज़ है कि चूंकि कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है, अगर कार्बोकेटाइन जो बना उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो होगा, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ डिटेल्स में, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने डाल दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे, ये OH यहाँ से बाहर जाता है, कार्बोकेटाइन यहाँ बनते हैं, जो कि 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन खुद को किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेता है, 3 डिग्री में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है कन्वर्ट करने की, रीअरेंजमेंट करने की। तो ये तो स्पेशल एबिलिटी है कार्बोकेटाइन की, तो वो तो करेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में। ध्यान दो इधर, इस अल्काइल हैलाइड पे ध्यान दो। ये जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ क्लोरीन है, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और साइड में जो कार्बन है वहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन बाहर निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तुम बोलोगे नहीं सर, अगर इस क्लोरीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाए यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा। यानी यहाँ 2 तरह के एल्कीन बन सकता है। तो बताओ कौन सा एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। सिंपल बात है भाई, कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में कब बनता है, जब उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है इसमें कि जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वही होगा, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब सर जरा सोचो, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पता लगाते हो तुम, तो याद करो, जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन में उसमें भी ज़्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि आप ये कह सकते हो कि 2 एल्कीन जो यहाँ बन रहा है, दोनों में ज़्यादा कौन बनेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में, और यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली ये वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट सर्जेप्स ने दिया, इसलिए इसे हम सर्जेप्स रूल के नाम से जानते हैं। और सर्जेप्स क्या कहता है कि वो एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, यानी जिसके पास, जिस एल्कीन के पास सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो, वो एल्कीन ज़्यादा बनेगा। सिंपल सी बात है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जेप्स रूल क्या कहता है कि वो एल्कीन जहाँ एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ पे, यानी पॉसिबिलिटी हो या बनता हो, तो वहाँ वो एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, सर्जेप्स का। दैट्स वाई सर्जेप्स रूल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल्स और लेंगे इसमें हम। ठीक है, चलिए एक चीज़ और ये देख लेते हैं इस वीडियो में लास्ट। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था, स्लो था वो। और उसमें हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि सबस्ट्रेट जो था तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड जो था, उसका बॉन्ड टूट रहा था। उसमें रिएजेंट की चर्चा कहीं नहीं थी, रिएजेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं था, सिर्फ सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था। तो यानी रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलिटी कितना हो गया इसका, 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, 1। और इसलिए हम लोग इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, E1 कहते हैं। अगर रिएजेंट भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रहता तो रेट दोनों पर डिपेंड करता, रिएजेंट पे भी के अमाउंट पे भी और सबस्ट्रेट के अमाउंट पे भी। तो वो तो यहाँ है नहीं, सिर्फ सबस्ट्रेट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा रेट। दैट्स वाई कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और इसलिए हम लोग इसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब E1 टाइप रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कशन करेंगे E1 टाइप मैकेनिज्म के, लेकिन यहाँ तक इसको आप जो है बार बार रिवाइज करिए, है ना, वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगला वीडियो में इसके कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।